for reminding me. Okay. Now next is the surface of magnesium. हाँ, अब ये तो हो गया सोडियम एंड पोटेशियम, यानी सोडियम एंड पोटेशियम को हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करे, यानी इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। दूसरी बात आती है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक एंड लेड। ये ऐसे मेटल है जो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं तो इनके ऊपर एक ऑक्साइड की कोटिंग चढ़ जाती है। ठीक है, जब ये ऑक्साइड की कोटिंग चढ़ जाती है तो ये ऑक्साइड का लेयर जब तक आप इन मेटल्स के ऊपर से हटाओगे नहीं तब तक ये फर्दर रिएक्शन नहीं करता, तो ये सो जाते हैं। जैसे ये लेयर बन गया इनके ऊपर, ये हाइबरनेशन में चले गए। बायो में होता है ना हाइबरनेशन, जमीन के अंदर छुप जाते हैं, वैसे ये भी होगा। जैसे ही इनके ऊपर थोड़ा सा लेयर बन गया ऑक्साइड का, ये तुरंत अपनी रिएक्टिविटी को बंद करके स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं। तो अगर आपको इसका रिएक्शन करवाना है तो आपको वो सैंड पेपर, सुनो ना, सैंड पेपर से रगड़ से उसकी सरफेस को, इट इज अ वेरी कोयर्स पेपर, मतलब एकदम अजीब टाइप का रफ एकदम रहती है। वो पेपर से आप रब करोगे इस मेटल के सरफेस को, तो ये और ना वो रब करने से क्या होगा, वो ऑक्साइड का लेयर हट जाएगा और फिर वापस वो रिएक्शन शो कर सकता है। ओके मैं बताऊं, क्योंकि रब करते हैं तो अपन पढ़े हीट प्रोड्यूस होती है, एज फ्रिक्शन इज देयर, हीट प्रोड्यूस होने करंट जल जाता है, उसका कुछ पार्ट आई मीन रिमूव ऑफ हो जाता है, बोल सकते हैं। देयरफॉर तो ये हुआ। अब ये सेकंड, यानी कि एक चीज ये भी समझ में आ रही है कि ये जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड हो गए, इनकी रिएक्टिविटी किससे कम है, सोडियम और पोटेशियम से कम हो गई। ठीक है, अब बारी आती है तीसरे मेटल की, आयरन की। अब उसको सैंड पेपर से करो, कुछ भी करो, वो उससे भी रिएक्ट करने को तैयार नहीं। लेकिन जब हम आयरन को गर्म करना चालू करेंगे तब जाके वो क्या करेगा, एयर के साथ रिएक्ट करना शुरू करेगा। यानी ये स्लीपिंग मोड से भी ज्यादा हाई चला, कंप्लीट स्लीपिंग मोड। इसने ये अभी इसके ऊपर पानी डालना पड़ेगा, इसको सैंड पेपर से रब करके या प्यार से बुला के ये रिएक्ट नहीं करेगा, इसको हम के ऊपर पानी डाल देंगे, एकदम जोर से इसको जगाएंगे। और जगाने का एक ही तरीका है कि आप इसको गरम करो। जैसे ही आप गरम करोगे तो ये क्या होगा, ये रिएक्ट करना शुरू कर देगा। गरम करने के बाद रिएक्ट कर रहा है। बाकी आप ऊपर की जितने भी मेटल देख लो, इनको किसी गरम करने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी कि आयरन की रिएक्टिविटी जो ऊपर दिए एलिमेंट्स है उनसे भी कम हो गई, है ना, क्योंकि इसका मोड ऑफ रिएक्शन का तरीका बिल्कुल अलग हो गया। अब बारी आती है कॉपर की। कॉपर का जो सरफेस रहता है वो क्या रहता है, कॉपर के ऊपर कॉपर ऑक्साइड की एक कोटिंग। देखो कॉपर का मेटल जो रहता है उसको गर्म करने से कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, जो क्या बोलते हैं वो, और फर्दर रिएक्शन को प्रिवेंट करता है। तो इसकी रिएक्टिविटी जो रहती है वो आयरन से भी कम हो जाती है। और बाकी बचे क्या, गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड एंड सिल्वर तो रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्साइड बनाने की बात ही नहीं उठती। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सोडियम और पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुए, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड हुए, देन आयरन हुआ, देन कॉपर एंड देन गोल्ड एंड सिल्वर। इस तरीके से हमको ये पता चलता है कि अगर मेटल की रिएक्टिविटी बदलती है, मेटल अगर बदलता है तो मेटल की रिएक्टिविटी बदलेगी तो उनका रिएक्शन विद ऑक्सीजन भी ऑल्सो बदलेगा। तो अगर ज्यादा रिएक्टिव मेटल होंगे तो वो जल्दी रिएक्ट करेंगे, और अगर लेस रिएक्टिव मेटल होंगे तो उनका रिएक्शन भी धीरे से होगा। ओके, सो दिस वाज अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद द ऑक्सीजन। यस, आई हैव एन डाउट। यस बोलिए। जैसा कि आपने बताया कि आयरन को हमें मतलब गर्म करना पड़ता है, उसके बाद ही वो एयर के साथ रिएक्ट करता है। मैम तो जब आयरन रस्ट होता है तो मतलब तो बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं एयर के साथ। रेडॉक्स रिएक्शन होता है उसमें, और आप आज डालोगे तो आज रस्ट हो जाएगा। नो मैम। आज आप पानी डाल रहे हो तो आज ही तो नहीं रस्ट होगा, तो वो एक लॉन्ग टाइम लगता है कि नहीं। आपका चलो आप 10-15 दिन छोड़ दिए तो थोड़ा बहुत चेंजेस दिखना शुरू हुआ, और 1 महीने में जाके आपको पूरा एक कंप्लीट रस्ट वहां पे दिख जाएगा। यानी कि ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है। जैसे आप अगर वो रिएक्टिव मेटल होता, अगर वो जल्दी से रिएक्ट करना होता तो आपको आज सुबह डालो तो तुरंत अभी तो आपको रिएक्शन दिख गया होता है कि नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, तुरंत रिएक्ट नहीं कर रहा है, यानी उसको टाइम लग रहा है। टाइम लगने के साथ साथ आप उसको जब तक वैसा कंडीशन नहीं दोगे, आप रूम टेम्परेचर देखो, इस रूम में अभी सपोज एक क्लासरूम है, यहाँ पे मैं एक आयरन का बड़ा सा टुकड़ा लेके रख दी और एक आयरन का टुकड़ा लेके मैं बाहर रख दी, तो कौन सा आयरन का टुकड़ा जल्दी रिएक्ट करेगा, मतलब जल्दी जंग पकड़ेगा? बाहर वाला। क्यों? कंडीशन बाहर नमी ज्यादा है, यानी कि आयरन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंडीशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है।
तो यानी कि आयरन अगर रिएक्टिव मेटल होता, अगर आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता तो वो चाहे रूम में रखो चाहे बाहर रखो वो दोनों कंडीशन में रिएक्ट कर लेता, है कि नहीं। अगर आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती तो आप चाहे रूम में रखो चाहे बाहर रखो उतनी ही स्पीड होती उसके रिएक्शन की, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर रूम में रखोगे तो उसका कोरोजन धीरे से होगा, बाहर रखोगे तो कोरोजन जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि बाहर का कंडीशन और अंदर का कंडीशन अलग है, बाहर ज्यादा मॉइस्चर, ठीक है। सो आयरन रिएक्टिव है, ये बात सही है, लेकिन इसका ये रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो तुरंत तुरंत रिएक्ट कर ले वाटर के साथ और आपको रस्ट का फॉर्मेशन दे दे। दैट प्रोसेस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, यस मैम। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। चलो आगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। ओके, तो मेटल, अगर हम रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर देखें तो कुछ मेटल्स जो होता है, जो रिएक्टिव मेटल होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, कोल्ड वाटर या के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या करेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देंगे। लेकिन जैसे ही मेटल की रिएक्टिविटी कम होती है, मेटल की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, उन लोग कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करना नहीं चाहेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पानी को गर्म करना पड़ेगा। पानी को गर्म करेंगे और जैसे ही हम पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। यू नो दैट स्टीम कैरीज मोर हीट देन बॉइलिंग वाटर। जो भाप रहता है, जो स्टीम रहता है, उसमें ज्यादा गर्मी रहती है इन कंपैरिजन टू बॉइलिंग वाटर। बहुत ज्यादा गर्मी रहती है स्टीम में, बॉइलिंग वाटर से के कंपैरिजन में भी ज्यादा हीट रहेगा किसमें, भाप में। तो ये इतनी ज्यादा एनर्जी रहती है किसमें, स्टीम में। तो जैसे ही मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्साइड जो बनेगा वो क्या करेगा, उसकी एनर्जी के कारण वो हाइड्रोक्साइड टूट जाता है और फाइनल प्रोडक्ट में आपको क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। समझ में आया इतना क्या बोला मैंने। मेटल्स जो होते हैं अगर उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो वो क्या करेंगे, ठंडे पानी में ही रिएक्ट कर लेंगे और हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना देंगे। लेकिन अगर रिएक्टिविटी कम हो गई तो रिएक्टिविटी कम हो गई मतलब आपको गर्म पानी सब वगैरह लेना पड़ेगा, गर्म पानी या भाप से रिएक्शन करवाना पड़ेगा। और गर्म पानी और भाप में की खास बात ये रहती है कि इनकी एनर्जी ज्यादा रहती है। तो एनर्जी ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है किसके ऊपर, फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर फर्क पड़ता है। सिंस एनर्जी ज्यादा हो गई तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट हमको मेटल हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। हमको कौन से फॉर्म में मिलेगा, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में मिलेगा। और अगर आप सोचोगे कि क्यों ऑक्साइड मिल रहा है, क्यों हाइड्रोक्साइड नहीं मिल रहा, तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि एनर्जी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो हाइड्रोक्साइड को अपनी अनस्टेबल कर देगा, एनर्जी तोड़ देगा उसको, अब वो क्या आ जाएगा, मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में आ जाएगा। इस पॉइंट में कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है? मैम डाउट नहीं, अनेक डाउट है। मैम मेरे को ये डाउट हो रहा है कि मैम ये पूरे फॉर्मूला तो रटने पड़ जाएंगे। क्या क्या? नहीं, इक्वेशन ये आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, इक्वेशन आपको नहीं पढ़ना है। मैंने क्या बोला, इक्वेशन मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे, आप बाई चांस अगर पूछते हो मुझे क्लास में या आपको दिखाना है समझाना है तो इसलिए मैंने बनाया, अदरवाइज नहीं बनाया, ठीक है। ना मैं सोडियम प्लस वाटर ऐसे लिख सकता हूँ ना, रादर देन 2Na+2। नहीं लिखना है इक्वेशन में। अगेन आई एम टेलिंग यू डोंट हैव टू रिमेंबर इक्वेशन, यू हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट, ये जो हाईलाइट कर रही हूँ ना ये पार्ट। कभी रटना पड़ता है मैम। बस इतना रखने की मेटल को पानी के साथ रिएक्ट करोगे क्या बनेगा, नाम भी याद करना है आपको। ये जो इक्वेशन, ये सब कुछ नहीं करना है बेटा, ये सब कुछ नहीं करना, ठीक है, समझ में आया आपको? मैम मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, केमिस्ट्री में सब लर्न क्यों करना पड़ता है मैम? लर्न करना टेबल, एलिमेंट टेबल, पीरियोडिक टेबल। बेटा आप केमिस्ट्री पढ़ोगे और एलिमेंट्स नहीं पढ़ोगे। इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश दैट मींस यू हैव टू लर्न एबीसीडी। वैसे अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिकल्स के बारे में पढ़ना है, तो आप तो एलिमेंट्स का थोड़ा बहुत तो जानकारी रखोगे कि नहीं रखोगे, बेसिक नॉलेज तो चाहिए। दिस इज द बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। Chemistry is not just like halwa type subject, very easy that you can deal with. It's a little bit, I will not say that it's very easy. It's not easy. Okay, समझो। I think मैम हर सब्जेक्ट की ब्यूटी उसके फ्रीडम के कारण पता चलती है। हर एक सब्जेक्ट के आप जितने रूल्स तोड़ते हो मेरे हिसाब से उतनी नई फाउंडेशंस बनती है। अरे when you go to 11th class ना, so many exceptional cases you will get frustrated, that much exceptional cases you will have. There will be rule, one page if rule is there, in the second page you will have an exception cases for that. Okay, that okay, so okay, coming back to the topic, I will not waste too much time. तो ये जो मेटल का रिएक्शन है वाटर और स्टीम के साथ, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? ये आप लोग बस इतना याद रखोगे क्या, ये
किसी को कोई प्रॉब्लम है? आई एम आस्किंग एवरीवन, नॉट ओनली फ्यू चिल्ड्रन, एवरीबडी। यस। अगर वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाँ, तो हाइड्रो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। यहाँ देख सकते हो आप, जैसे ये सोडियम है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसको ये तो ठंडे पानी में ही रिएक्ट कर लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। लेकिन जब हम एल्यूमिनियम वगैरह की बात करते हैं, इन लोग जो है वो स्टीम के, ये वाटर वाटर लिखा है मैम सोडियम हीट क्यों बनाया साथ में? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। जब भी कोई रिएक्टिव मेटल रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है, और वो एनर्जी हमको किस फॉर्म में दिखती है, या तो स्पार्क फायर के फॉर्म में दिखेगी, या फिर जो वेसल जिसमें आपने रिएक्शन करा ना वो गर्म हो जाएगा, यानी कि वो हीट है। ठीक है, अगर कोई रिएक्टिव मेटल है तो मतलब उसका रिएक्शन बहुत ज्यादा तेजी से होगा, और तेजी से होगा तो मतलब एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो वो आपको मतलब गर्मी के फॉर्म में ही दिखाई देगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गर्मी, क्योंकि वेसल गर्म हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा ये हाईली रिएक्टिव मेटल। ठीक है, अब इसके बाद आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते। शुड वी मूव फर्दर? यस, नो प्रॉब्लम मैम। The reactivity of metals with water. अब ये तो मैंने आपको ले ले, ये स्टाइल ले ले। कहाँ पे आपकी पीपीटी? yes, अब ये तो मैंने आपको बताया कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद, लेकिन ये रिएक्टिविटी कैसे है? ये भी सारे मेटल एक साथ रहे जैसे रिएक्ट नहीं करते। और कितना है यार, उसको कल भी था इसमें रहे। ओके, ये सारे मेटल्स की रिएक्टिविटी एक जैसी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जो है वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, यानी आराम से, इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। मैग्नीशियम जो है वो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करना है, यानी उसकी थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगेगी रिएक्शन के लिए, यानी कि उसकी रिएक्टिविटी सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम से भी कम हो गई। और जो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन है वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, यानी इनकी रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से भी कम हो गई भाई, क्योंकि इनको हॉट वाटर भी नहीं चाहिए, इनको क्या चाहिए, सीधा स्टीम चाहिए। स्टीम में ज्यादा एनर्जी होती है बॉइलिंग वाटर में, तो इनकी रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से भी कम हो गई। लास्ट में आया लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, जो कि पानी के साथ रिएक्शन ही नहीं करते। तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा, इनकी रिएक्टिविटी जो है कम हो गई, किसके कंपैरिजन में, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन के कंपैरिजन में भी कम हो गई। यानी कि एक चीज, आप दो एग्जांपल देख चुके हो आप, एक रिएक्शन विथ ऑक्सीजन और एक रिएक्शन विथ वाटर। ये दोनों में ही आप एक चीज नोटिस करोगे कि अगर मेटल बदल रहा है, उनकी रिएक्टिविटी बदल रही है, तो उनके रिएक्शन शो करने का तरीका भी बदलते जा रहा है। ओके, क्लियर? याद रखना, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो जल्दी रिएक्ट करेगा और ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन वाटर? ठीक है, फ्लोट ऑन, जब कैल्शियम और मैग्नीशियम रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये हाइड्रोजन गैस लाइट गैस है, तो जैसे ही वो बबल्स बन रहा है उसमें क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस जाके चिपक जाएगा। तो उसके कारण क्या होता है कि ये मैग्नीशियम और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम उसके सरफेस के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। ओके, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन वाटर एज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक टू देयर सरफेस। ठीक है? Yes, Chaitanya, what you want to write? What you want to write, Chaitanya? Yes, I am talking to you, Chaitanya. I have kept everyone in the unmute position now. If you want to say, say openly to. Yes, ma'am, I wanted to say, ma'am, I'm not able to understand that, ma'am, why this calcium and magnesium float in water. अच्छा, तो आप लोग जब ये देखते हो स्विमिंग पूल में, ये जो राउंड टाइप का जो एयर वाला जो भरा रहता है, उसमें डाल के आप स्विमिंग पूल में तैरते हो, देखिए छोटे बच्चों को तैरना हाँ, yes, I've done that. तो उसकी उसमें हवा भरी रहती है, वो लाइट कर देता है ना, वैसे ही यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ भी है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, बबल्स रिलीज करते हैं। ये बबल्स में क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ये बबल्स जाके क्या करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, वो सरफेस के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। ओके, रीजन ये है कि वो बबल्स कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस।
अब ये हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी से रिलेटेड है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि एक मेटल के सोल्यूशन में आप दूसरे मेटल को डालोगे तो अगर वो रिएक्टिव हुआ तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। दैट मींस अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। जैसे आयरन को अगर आप कॉपर सल्फेट में डाल रहे हो तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद फेरस सल्फेट नाम का कंपाउंड बना ले रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये कॉपर ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये कॉपर सल्फेट एक्चुअली होता क्या, ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। इसमें जैसे ही आयरन डालोगे तो धीरे धीरे इस सोल्यूशन का कलर जो है ब्लू से क्या हो जाएगा, लाइट ग्रीन। दिस कलर, ये दिख रहा है, दिस कलर लाइट ब्लू से लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फेरस सल्फेट रहता है उसका कलर ग्रीन होता है और नीचे आपको ब्राउन ब्राउन कलर का डिपोजिशन मिलेगा, वो क्या है, कॉपर है। ठीक है। जब एक रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके ही सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे, वो रिएक्शन कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अप टू हियर ये जो रिएक्टिविटी हुआ है इसमें कोई प्रॉब्लम है? आपको ये केमिकल रिएक्शंस कुछ याद नहीं रखने, आपको बस ये मेन पॉइंट्स याद रखना है कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स क्या होता है ना। मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करने से क्या बनेगा, स्टीम के साथ क्या बनेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्यों फ्लोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ओके, ये सब समझ में आया कि नहीं? आई एम आस्किंग टू एवरी। यस मैम मैम ये तो समझ आ गया, लेकिन मैम मेरे को एक क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का। हाँ बोलो। मैम जैसे कि मतलब पानी से भरे टम्बलर में हम कोई मींस बाउल को फ्लोट कराते हैं तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो डूब ही क्यों जाता है आखिर में यस उस पानी के अंदर? मैम जैसे कि कोई टम्बलर है पूरा पानी से भरा हुआ है, तो मैम उसमें अगर हम बाउल को फ्लोट कराते हैं तो वो सर्टेन टाइप के बाद डूब ही क्यों जाता है आखिर में पानी के अंदर? भाई वो ब्योयेंसी के टॉपिक के अंदर आता है। तक है, अदरवाइज जब एयर एस्केप आउट हो जाता है तो वो डूब जाता है। आप उल्टा करके ग्लास को, जैसे ग्लास की बात कर रहे हो ना, एक अगर जैसे मैंने यहाँ पे एक वेसल में पानी भरा और उल्टा करके आप उसको रख रहे हो, है कि नहीं, तो पहले जैसे आप करते हो तो हम उल्टा करके नहीं सीधा करके भी रखते हैं तो डूब जाता है। ऐसे कैसे डूबेगा? जब तक उसके अंदर आप, जैसे अभी मैं कटोरी रखी हूँ, सपोज एक वेसल रखी हुई, एक बाउल रखा है मैंने और उसको पानी उल्टा नहीं है, सीधा है ना, वो फ्लोट कर रहा है। वो फ्लोट तब तक करेगा जब तक आप उसके अंदर वाटर या कोई डेंसर चीज नहीं रखोगे, ऐसा नहीं डूब इमर्स होगा। हाँ, अगर आप उल्टा करते हो तो प्रॉपर्टी बदल जाती है। अगर आप उसी वेसल को अगर आप उल्टा कर रहे हो और प्रेशर दे रहे हो तो आप देखोगे बबल्स आ रहा है, एयर एस्केप आउट हो रहा है। जब पूरा एयर एस्केप आउट हो जाएगा तब वो पानी में पूरी तरीके से डूब जाएगा। जब तक एयर है वो डूबेगा नहीं। एयर जैसे ही पूरा एस्केप आउट हो जाएगा, वो पानी से भर जाएगा तो वो अपने आप डूब जाएगा। ओके मैम। नेक्स्ट इट इज द रिएक्टिविटी सीरीज। आप करके देख लो, आप सीधा करके रख लो, तो सीधा करके रखने से वेसल डूब जाता है क्या? नहीं डूबता। मैम सर्टेन टाइम के बाद डूब जाता है मैम, थोड़े टाइम के बाद। ऐसे कैसे डूब जाएगा? जैसे अभी बोल रहे हो आप, कैसे डूब जाता है बेटा? आप कौन सा वेसल ऐसा रख के देखिए कि थोड़ी देर बाद डूब जाता है? या तो जैसे अभी अगर आप, या फिर वो पेपर का होगा या फिर कुछ होगा जिसमें मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने की टेंडेंसी होगी या फिर गीला हो गया होगा, तब वो डूब सकता है या अंदर जा सकता है। अदरवाइज ऐसा कोई चांस नहीं है कि नहीं होगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो शिप वगैरह चलते, कैसे डूब जाएगा वो? आप कौन से एग्जाम्पल को देख के बोल रहे हो कि वो शिप थोड़ी देर चलता है फिर डूब जाता है? कैन यू टेल मी दैट? Can you tell me that which example you have seen like that? मैम आई एम नॉट टेलिंग कि वो चलता है मैम, मतलब ऐसे ही रख देते हैं ना किसी बाउल को पानी से भरे मींस कोई वेसल में, तो मैम। ओके, अच्छा मैम नेक्स्ट का क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है मैम, इसका आंसर मैं बताऊं? बोलो। मैम भले एक वेसल जो पानी से मतलब भरा है बोल रहा है, वो भले ही थोड़े समय तक फ्लोट करते वाटर में, आफ्टर दैट इट सिंक्स और मतलब सिंक हो जाता है, अंदर चल जाता है पानी के। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैम कुछ समय के लिए जो ब्योयेंसी का फोर्स है ना, वो क्या बोलते हैं उसके साइड में रहता है, क्या बोलते हैं अपने जो बाउल बोल रहा है, बट थोड़े समय के बाद ना
वो ब्योयेंसी का फोर्स पानी के पास चल जाता है, मतलब फिर वो सिंक हो जाता है बोट। ऑटोमेटिकली नहीं होगा बेटा, कुछ फोर्स ऐसा कुछ होगा जो उसकी बायोनेसी को चेंज करे। वही तो मैम, एकदम ग्रेट प्रेशर दे रहा था ब्योयेंसी का, तभी मतलब वो फ्लोट कर पा रहा था बॉल, क्योंकि ज्यादा प्रेशर था वाटर का, मतलब उसके बाउल के कंपैरिजन में। अब मैम फिर क्या हुआ, इतना फोर्स लगा वाटर का कि वाटर थक गया कह सकते हैं, और फिर बाउल का ज्यादा फोर्स हुआ, इसलिए सिंक हो गया बाउल। वो जब तक कोई सिचुएशन चेंज नहीं होगा तो नहीं होगा, अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं होगा। आप ऐसे कैसे वाटर का आप उस बायोनेसी चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। चलो इसको देखेंगे। केमिस्ट्री में बायोएंसी आता है ना? नो, फिजिक्स। किस में आता है? फिजिक्स। ओके, फिजिक्स। या एक मिनट, आप इसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले अभी ये चैप्टर खत्म कर लें, बहुत सारा बचा हुआ है। ओके, अब इसमें रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज, अब ये आपने जो रिएक्शंस देखा है उस बेसिस पे अगर हम मेटल्स की रिएक्टिविटी डिसाइड करें तो ये रहेगी रिएक्टिविटी सीरीज इन विच द मेटल्स आर अरेंज्ड इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। आप देख सकते हो कि जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जो अभी तक से सबसे ज्यादा तरीके से कोल्ड वाटर में ही रिएक्ट कर रहे थे, तीनों सबसे ऊपर है। मैग्नीशियम जो हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहा था वो उनसे कम है। अल्यूमिनियम, जिंक और आयरन स्टीम से रिएक्ट कर रहे थे तो उनकी रिएक्टिविटी उसके कंपैरिजन में कम होगी। और जो कॉपर जो है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो रिएक्ट नहीं कर रहे थे वो उनकी रिएक्टिविटी उनके से भी कंपैरिजन में कम है। तो ये क्या है, एक रिएक्टिविटी सीरीज है जिसका डिटेलिंग आप क्लास 10th में पढ़ोगे। ओके, क्लियर ना? रिएक्शन ऑफ डिफरेंट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड। अब मेटल्स का रिएक्शन अगर एसिड के साथ होता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है ये कैसे पता चलेगा? सपोज एक टेस्ट ट्यूब लिया है आपने और उसमें आपने क्या किया, एसिड और मेटल डाला तो गैस रिलीज होगा। उस गैस को आप क्या करो, पास कर दो किसके ऊपर, सोप वाटर के अंदर पास कर दो। तो सोप वाटर के अंदर पास करोगे तो क्या निकलेगा, बबल्स निकलेगा। जैसे ही बबल्स निकलेगा, उस बबल्स के पास अगर आप मैच स्टिक लेके आओगे या कैंडल लेके आओगे, इट विल बर्स्ट विद अ पॉप साउंड। ओके, लाइक व्हाट यू कैन से, जैसे बॉटल खोलते तो कैसे टक लाइक अ साउंड इज क्रिएटेड, सेम वे द पॉप साउंड इज क्रिएटेड। तो ये पॉप साउंड किसका कैरेक्टरिस्टिक है, हाइड्रोजन गैस का कैरेक्टरिस्टिक है। अगर वो ऐसा आवाज आ रही है, अगर कहीं केमिस्ट्री में ऐसा कोई वर्ड मिलता है कि ये गैस एक्स इज रिलीज विच इज क्रिएटिंग पॉप साउंड, तो आप समझ जाना कि वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है। ही है। ओके, और जब नॉन मेटल, यस यस मैम, इससे अच्छा ऐसे नहीं बोल सकतेगा। एज वी ऑल नो द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन गैस इज दैट वो एक गैस है, तो मैम बबल्स फॉर्म होंगे ऑब्वियसली। तो मैम अगर बबल्स फॉर्म होंगे तो अपन लिख सकते हैं हेंस बबल फॉर्म मींस बबल आर फॉर्म, हेंस हाइड्रोजन गैस। बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स के साथ अलग अलग गैस मिलेगी। जैसे अगर आप मेटल कार्बोनेट्स वगैरह लोगे तो आपको CO2 गैस मिलेगा, तो बताना पड़ेगा ना कि कौन सा गैस है। तो CO2 गैस के लिए अलग टेस्ट है। ओके, तो अब बारी आती है नेक्स्ट नॉन मेटल्स की। जो नॉन मेटल्स जो रहते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन शो नहीं करते। ओके, क्लियर ना? ये इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स का क्वेश्चन, इसको ध्यान से देख लो। मैंने लास्ट क्लास में भी यानी कि PT हाफ ईयरली के समय पूछा था, किसी ने आंसर नहीं दिया था, नॉट इन द एग्जाम रिविजन टाइम, कि जो कॉपर रहता है उसके सरफेस के ऊपर हमको ग्रीन कलर की कोटिंग मिलती है। क्यों? तो कॉपर जो रहता है वो एक्चुअली क्या करेगा, कंटिन्यूअसली वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाता है। बेसिक कॉपर कार्बोनेट एक्चुअली एक मिक्सचर है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का, जो कि ग्रीन कलर का रहता है। ओके, क्लियर? तो ये जो रिएक्शन हो रहा है कॉपर का वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ, उसके कारण ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट बन रहा है, जिसके कारण ग्रीन कलर की कोटिंग डेवलप हो रही है किसके ऊपर, कॉपर के ऊपर। एंड दिस इज द रीजन व्हाई देयर इज अ ग्रीन कलर कोटिंग इफ you are, yes Moksha, yes what you want to do, and this is why you are getting green color coating on the copper. तो ये कॉपर, ये जो क्वेश्चन आएगा आपको कि why do you get the green color coating on the surface of the copper, so you have to write this कि copper plus water plus carbon dioxide plus oxygen gives basic copper carbonate which is green in color. तो बेटा इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रही हूँ। ओके, क्लियर है? Yeah. Okay, now uses of metals and non. Yes, who is that?
यूजर्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो ये मेकिंग आपको बहुत सारे यूजर्स है, आपको सबको पता है कि मेटल्स क्या, ट्रेन्स, ऑटोमोबाइल्स, बॉयलर्स, सैटेलाइट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। नॉन मेटल्स के भी बहुत सारे यूज है कि नॉन मेटल्स तो हम जिंदा है, जैसे वाटर है, उसे सॉरी ऑक्सीजन है, हम सांस लिए बिना जिंदा नहीं रह सकते। हमारे जो खेतों में जो फर्टिलाइजर्स जलता है उसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस रहता है। क्लोरीन वाटर प्यूरिफाई करने के लिए यूज होता है। इजंट दैट, हम जो सॉल्ट हमारा जो मेन कंपोनेंट है हमारे फूड का, उसमें आयोडीन होना जरूरी है, ठीक है। सो दीज आर द व्हाट यूजेस ऑफ व्हाट नॉन मेटल्स, ओके। एंड सल्फर इज यूज्ड इन द फायर क्रैकर्स, याद रखना इसको, ओके। सो दीज आर द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मंडे को जब आप आओगे, है ना, मंडे को जब आप आओगे तो इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद रखना। और कौन कौन से क्वेश्चन बेसिकली याद रखना है आपको, ये मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल केसेस के बाद आप ये याद रखोगे कि ये मैंने बताया ना कि मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटल का रिएक्शन विथ वाटर, विथ स्टीम, एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड क्या होता है, ठीक है। फिर रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विथ एसिड, ठीक, क्लियर है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन, इसको आपको मैं कोई कंसेशन नहीं दूंगी, इसको आपको एज इट इज याद रखना है, ठीक है। क्लियर, ग्रीन कलर कोटिंग ऑन द चैतन्य, हाँ, not given that much liberty to you also. Ma'am, please tell once again that why green color coating is there on copper. ग्रीन कलर कोटिंग इसलिए आती है बेटा क्योंकि जब कॉपर जो है वो कोरोजन शो करता है, हर